नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनका शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के प्रति उन्होंने क्या योगदान दिया है, शिक्षा के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसने किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित किया। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे चलकर शांति निकेतन के बारे में, शांति निकेतन किस तरह से आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों में क्या योगदान दिया है, किस प्रकार से वो भारत के एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किए होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि वो सारी बातें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी बातें यहाँ बताने का प्रयास करूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको रेगुलरली आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया या फिर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। साथ ही साथ रेगुलरली मैं प्रयास करता रहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप मुझे बोलते हैं मैं उस पर वीडियोज़ बनाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए इसी क्रम में आज देख लेते हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन के बारे में। तो दोस्तों बात करें अगर हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के, या जिनको कि हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता। जी हाँ दोस्तों, उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, जो उन्हें आदरणीय महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। टैगोर बंगाल साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में, यानी कि चेतना जो भारत में जो दृष्टिकोण था उसके बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे भारत एवं एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसे आप जरूर जब भी आप अपना उत्तर लिखें परीक्षाओं में तो वहाँ पे जरूर लिखने का प्रयास करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है भारत या आप बात करें पूरे एशिया में सबसे पहले जो किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो वो आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो राष्ट्रों की राष्ट्रगान बनी। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रगान है यानी कि जन गण मन, ये भी रविन्द्रनाथ ठाकुर जिनको कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं उनके द्वारा ही रचित है। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है जो कि अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव द्वारा ही रचित है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हिंदी साहित्य और जो कला के क्षेत्र में भी इनका बहुत, ये अपने आप में बहुत बड़े चित्रकार भी थे। इन्होंने पेंटिंग, संगीत, हर एक क्षेत्र में महारत हासिल थी। अगर बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को कोलकाता में, माफ़ करिएगा दोस्तों, 6 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ। उनके परिवार में पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार अपनी समृद्ध कला, विद्या, संगीत के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। रविन्द्रनाथ टैगोर को देशभक्ति, विद्वता, धर्मप्रियता, साधना आदि जैसे आध्यात्मिक उच्च गुण और पिता से जो अच्छी बातें थी, ये सारी चीज़ें उनको उत्तराधिकार में मिली थी। अर्थात कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो परिवार था वो बहुत ही सम्मानित और बहुत ही एक कहें कि बंगाल का बहुत ही जाना माना परिवार था, जहाँ पर कि हर एक क्षेत्र में उनका योगदान रहा। इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जो अच्छी गुण मिलते, जो चारित्रिक गुण होते, वो अपने परिवार से सीखने को मिले। आइए बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर। उनके धार्मिक, दर्शन युक्त तथा सुसभ्य परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जैसे परिवार में हमारा पालन पोषण होता है, हमारे जीवन आगे का व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें उससे प्रभावित होती है। और ठीक इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी जीवन उनके घर परिवार के जो आसपास का जो वातावरण था, जैसा कि उनके घर में अच्छे चरित्र, अच्छा स्वभाव का उनको शिक्षा दी गई, ये सारी चीज़ें उनके जीवन दर्शन में भी देखने को मिलती हैं। उनके जीवन दर्शन को हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। वह ईश्वर को सर्वोच्च मानव रूप में मानते थे।
अद्वैतवादी थे और वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। जी हाँ दोस्तों, वो भगवान की सत्ता में विश्वास रखते थे और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। वे ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में देखते थे, अर्थात कि मानव को ही वे ईश्वर का रूप भी मानते थे, लेकिन वो सर्वोच्च रूप में। अद्वैतवादी थे और वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। वे सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। वो आदर्शवादी दर्शन सत्यम शिवम सुंदरम, जी हाँ दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को मानते थे। वह महान क्रांतिकारी थे तथा मानव मानव के बीच में पाए जाने वाली विभिन्नताओं की निंदा करते थे। जी हाँ दोस्तों, जो लोगों के बीच में भेदभाव होता है, चाहे वो जन्म, धर्म, जाति, रंग रूप के आधार पर, उन सारी चीजों का वो खंडन करते थे। उन्होंने निर्धनता एवं अस्पृश्यता को हटाने पर बल दिया। वे दार्शनिक एवं सामाजिक सुधारक होने के साथ साथ प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मनुष्य के बीच और मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता पर बल दिया, अर्थात उनका मानना था कि मनुष्य का प्रकृति के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है और हर एक व्यक्ति को उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत जाने माने शिक्षाविद भी रहे हैं, जिनकी बहुत सारी जो आप कहें सुझाव जो थे शिक्षा के क्षेत्रों को प्रभावित करती रही हैं, आज भी प्रभावित करती हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। टैगोर ने शिक्षा शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयोग किया, अर्थात कि शिक्षा शब्द को उन्होंने काफी विस्तृत रूप में देखा है और उसको बताने का भी प्रयास किया। उनके शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारा सामंजस्य स्थापित करती है। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो आइए इनके आधारभूत सिद्धांतों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनके अनुसार जो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षा को सजीव एवं गतिशील होना चाहिए। छात्रों में संगीत, अभिनय, चित्रकला की योग्यता का विकास करना चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होना। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों जो पॉइंट हैं अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारी सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रबल होती है। साथ ही साथ हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, और जब चीज़ों को व्यक्त करने का अवसर आता है तो हम और ज़्यादा और आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं। शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा जो है इस तरह से हो कि वो समुदाय को भी प्रभावित करती हो। तो शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और उसे सजीव एवं गतिशील होने के लिए व्यापक होना चाहिए, अर्थात कि शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि जो वास्तविकता के साथ जुड़ी हो। ऐसी शिक्षा ना हो जो कि हमारे जीवन को प्रभावित ना करती हो। शिक्षा को हमेशा हमारे जीवन से जोड़कर देना चाहिए, उसका उद्देश्य हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी प्राथमिक विद्यालयों को फिर से जीवित किया जाना चाहिए, अर्थात जो पहले से जो हमारे देशों में प्राचीन काल से जो शिक्षा की प्रणाली चल रही थी, रविन्द्रनाथ टैगोर उसको वापस से पुनर्जीवित करने पर विशेष जोर देते थे, क्योंकि उसके माध्यम से जो धरातल पर यानी कि ग्रामीण स्तर पर हर एक गांव के बच्चे, हर एक देश के हर एक कोने तक शिक्षा पहुंचाया जा सकता था, उनका ऐसा मानना था। बालकों को जन्मजात शक्तियों के विकास करने तथा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करें, अर्थात कि जब शिक्षा दी जाए तो बच्चों के अंदर जो खूबियां हैं, जो खुद की कलाएं हैं या जो कौशल हैं, उनको उनको और ज़्यादा निखारा जाए, उनको विकसित किया जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जाएं जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो पाए, और जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो उनके विकास के साथ जुड़ा हो, उसको आगे भविष्य में और ज़्यादा विकसित किया जा सके। कुछ इस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि भारतीय बालकों को भारतीय शिक्षा, अर्थात कि भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा, भारत की संस्कृति की शिक्षा, साथ ही साथ भारत की जो अपनी यहाँ की परंपराएं, उन सारी चीज़ों से भी परिचित कराना चाहिए। जरूरत पड़े तो विदेशी भाषाओं जो कि बोलचाल के लिए आवश्यक हैं या फिर आपके व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक, तो वो सिखाई जाए, परंतु भारतीय शिक्षा, भारतीय धर्म, यहाँ के दर्शन के बारे में अवश्य सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि भारतीय संस्कृति, मान्यताएं, मूल्यों, इन सारी चीज़ों से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। बालकों की शिक्षा
नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना था कि जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है एक शांत वातावरण में होनी चाहिए, जहाँ बच्चों का ध्यान भटके नहीं, वो चीज़ों को एकाग्रता के साथ कर पाए। अर्थात कि जो स्कूल कॉलेज होने चाहिए, जहाँ विद्यालय की प्रक्रिया हो, जो विद्यालय चलाए जाएं, वो थोड़ा शांत माहौल में हो। तो अगर ये संभव हो तो स्कूल को जो शहरों के जो कोलाहल, जो हम बोल सकते हैं कि कौतूहल होता है या जो शोर होता है, उससे दूर रखा जाए। बालकों को पाठ्य पुस्तक द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो मात्र किताबों में जो चीजें लिखी हैं, मात्र उसको ना रटा जाए या उसको सीखा जाए। उन्हें पुस्तक के अलावा अप्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है और इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो व्यवहारिक शिक्षा पे, अर्थात कि जो चीजें व्यवहारिक जीवन से सीखना चाहिए उसको व्यवहारिक तरीके से सीखने पे जोर दिया जाए। साथ ही साथ जो सैद्धांतिक शिक्षाएं हैं, यानी कि जो किताबों के माध्यम से सीखना चाहिए, उसको भी हमको सही तरीके से सिखाना है। ऐसा ना हो कि मात्र जो सैद्धांतिक शिक्षा है उसके ऊपर भी जोर दिया जाए। अब देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, उनको आके हम लोग समझते हैं। शारीरिक विकास। जी हाँ दोस्तों, बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के अंदर शारीरिक विकास करना होना चाहिए। शरीर किस प्रकार से स्वस्थ रहता है, कौन सी बीमारियां होती हैं, बीमारियों के क्या रोकथाम है, इस तरह की चीज़ों से परिचित कराया जाए, व्यायाम कराया जाए, इस तरह की चीज़ें जिससे कि बच्चे की शारीरिक विकास हो सके, उन सारी चीज़ों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी गतिविधि शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे का मानसिक विकास हो सके। बच्चे के अंदर नैतिकता एवं आध्यात्म का विकास किया जाना चाहिए। समस्त शक्तियों का विकास। बच्चे के अंदर जो कौशल है, जो चीज़ें वो जानता है तथा जो चीज़ें वो नहीं भी जानता है, उनको इस तरह के सिखाया जाए कि बच्चा उसको भली भांति सीख कर अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, साथ ही साथ अपना और अपने घर वालों का भरण पोषण कर पाए। राष्ट्रीय एकता का विकास। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की समृद्धि तथा राष्ट्र के जो मूल्य होते हैं उनका सम्मान करने योग्य बनाना होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, अर्थात कि बच्चे के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना जिससे कि बच्चा अपने बातों को समझ सके, साथ ही साथ वो अन्य जो समुदाय हैं, चाहे देश के किसी कोने में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के किसी कोने में, हर एक धर्म संप्रदाय की बातों को समझने की कुशलता रखता हो, उन चीज़ों को समझ पाए तथा उसके हिसाब से व्यवहार कर पाए। उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, हर चीज़ के प्रति वो सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचे और उसके हिसाब से फिर अपना व्यवहार करे। इस तरह का कुछ शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनाने के प्रति क्या कहें उसको, कि हम कह सकते हैं कि बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण पद्धति, अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जिस शिक्षण पद्धति की हम कहें कि धारणा को सहयोग करते थे या उसको मानते थे, उनके अनुसार, टैगोर के अनुसार जो शिक्षण प्रणाली थी उसमें निम्नलिखित कुछ सिद्धांत होने चाहिए। जैसे कि भ्रमण करते समय पढ़ना, अर्थात कि आप खेलते कूदते भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि बच्चों में इस तरह की कौशल विकसित किए जाएं, बच्चों को इस तरह की प्रक्रिया से परिचित करा जाए कि आप भाई आसपास भी घूम रहे हैं तो वहां भी चीज़ों को देखकर कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं, या आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, लिखी हैं, उससे इस चीज़ों को जोड़कर अपने ज्ञान को वृद्धि करते रहें। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा पढ़ना। क्रिया द्वारा शिक्षण, यानी कि कुछ काम करके सीखना, प्रैक्टिकल करके चीज़ों को खुद करके सीखना। अगर आप भोजन के स्वाद के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा फल अच्छा होता है, कौन सी चीज़ें नहीं, तो उनको करके देखना उस चीज़ को। अगर किसी फसल को उगाने की बात कर रहे हैं तो उस फसल को उगा कर खुद देखना कि ये फसल किस तरह से उगती है, कितना समय लगता है, तो चीज़ों को करके देखना। इस तरह से शिक्षण पे विशेष जोर। मातृभाषा द्वारा शिक्षण, अर्थात अपनी मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए तथा शिक्षण की प्रक्रिया को चलाई जाए उस भाषा में जिस भाषा में बच्चे बातचीत करते हैं। खेल द्वारा शिक्षण, खेलों द्वारा भी बहुत सारी बातें बच्चों को सिखाई जा सकती है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जा, बीमारियों से कैसे बचा जाए ये सिखाया जाए, एकता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिकता की भावना, आपसी सहयोग की, ये बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो खेलों के माध्यम से बच्चों तक सिखाया जाता है, बच्चों तक ये चीज़ें बताई जा सकती है। स्व अनुभव द्वारा शिक्षण, अर्थात कि खुद करके सीखना। टीचर को भी जो है अपने आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहनी चाहिए, उनको नई नई चीज़ों से अपने आप को अवगत कराना चाहिए, नई नई चीज़ें पढ़नी चाहिए, नई किताबों से उसको अपने आप को परिपूर्ण करना चाहिए ताकि वो खुद सीखे और बच्चों को सही तरीके से सिखा पाए।
शिक्षक के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक के अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या गुण होने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक के अंदर शिक्षण विधि की तुलना में शिक्षक को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते, अर्थात कि जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। शिक्षा, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षक के ही द्वारा और शिक्षण विधि के द्वारा ही कदापि नहीं दी। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना ऐसा था कि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा मात्र शिक्षक द्वारा या शिक्षण प्रणाली द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा सर्वत्र होती है, हर एक क्रियाकलाप में जुड़ी होती है। तो मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीखता, अतः शिक्षक पूर्वग्राही, संकीर्ण विचारों के अधीन और अहंकारी नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ गुण हैं जो शिक्षक के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे शिक्षक अहंकारी नहीं होना चाहिए, संकीर्ण विचार नहीं होने चाहिए और पूर्वग्राही। अर्थात पूर्वग्राही का मतलब कि शिक्षक के अंदर इस तरह के कोई पहले से विचार नहीं बना लेने चाहिए, या छात्रों के प्रति पहले से कोई ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं तैयार कर लेना चाहिए जिससे कि वो बच्चों को उसी प्रकार से अपनी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए अगर आप ये सोच लेंगे कि बच्चे इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, तो आप फिर बच्चों को बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, या बहुत बार वैसी चीज़ें बताते ही नहीं हैं जो बच्चों को जानना तो चाहिए, परंतु आपको पहले से लगता है कि आपने ऐसा दिमाग में सोच लिया है कि बच्चा तो ये समझ ही नहीं पाएगा, तो फिर आप चीज़ों को नहीं समझाते। तो पूर्वग्राही नहीं होना चाहिए। संकीर्ण विचार, किसी के प्रति भेदभाव, धर्म, रूप, रंग, जाति या किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई गलत विचार दिमाग में शिक्षकों के नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अहंकारी नहीं होना चाहिए। शिक्षक के अंदर बहुत ज़्यादा लचीलापन होना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में आपके अंदर विवेक होना चाहिए। आप बच्चों को कुछ इस तरह से पढ़ाएं कि आप हमेशा सीखते भी रहें और बच्चों को सिखाते भी रहें। आपको इस बात का अहम या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वत्र ज्ञाती हूँ, मुझे हर एक चीज़ आती है, और जो बच्चे अभी सीख रहे हैं इनको तो कुछ नहीं आता है, या फिर जो चीज़ें मैंने बता दी वही सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, या इससे ज़्यादा कुछ नया होता नहीं है सीखने के लिए। इस तरह का कुछ शिक्षक के मन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। तब जाकर वो बच्चों के ऊपर सही प्रकार से जोर देता है, सही प्रकार से उनको शिक्षण की प्रक्रिया से अवगत करा पाता है। तो आइए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बातों में हम लोग महत्वपूर्ण जो शिक्षक के गुण होते हैं या शिक्षक के जो कार्य होते हैं उससे अपने आप को परिचित कराते हैं। शिक्षक का कार्य है कि ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें बालक स्वभाव द्वारा सफलतापूर्वक सीख सके। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक शिक्षक का उद्देश्य अभी वर्तमान स्थिति में तो और ये महत्वपूर्ण हो गया है कि शिक्षक ऐसे वातावरण को निर्माण करे, यानी कि क्लास का एनवायरनमेंट हम लोग इस तरह से बनाएं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुद आकर सीखने का प्रयास करें। बच्चों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के जो भी चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रुचि हो। शिक्षक को बालक के जीवन की गति, मस्तिष्क को बंधन से मुक्ति देने चाहिए। अर्थात कि शिक्षक को मतलब जब चीज़ें पढ़ाता है तो शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चा जो है अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनकी जो बाधाएं हैं या जो समस्याएं हैं उसको भूल कर उस समय में मात्र शिक्षा के ऊपर जोर दे। हो सकता है कुछ उसकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हो, तो शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को प्रोत्साहित करे कि या फिर प्रयास करें उन व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का कि बच्चे के अंदर क्या कमी है या किस कारणवश बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा शिक्षा में। ये सारी चीज़ों का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। बालक की रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो बच्चा नया सोचता है, कुछ नया करना चाहता है, जो चीज़ें हम जानते हैं उसमें कुछ नया करना चाहता है, तो बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नई चीज़ों को सीखने और उनको करने के लिए हमेशा अवसर देने चाहिए। तब जाके बच्चों के अंदर की रचनात्मकता आती है, वो चीज़ें सीखते हैं। अर्थात अगर एक ही काम करेंगे तो कभी सीखने को नहीं होगा। आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना है। शिक्षक को भी अपना आचरण जो इस तरह का रखना चाहिए जो कि बच्चों के लिए एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो। उनको सही प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, सही प्रकार से बात करना चाहिए, सही प्रकार से लोगों के साथ में घुलना मिलना चाहिए। तो शिक्षक एक आदर्श के रूप में होता है, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, तो उसका जो आचरण होना चाहिए एक आदर्श आचरण होना चाहिए। बालकों के साथ प्रेम, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आपको या किसी को भी शिक्षक को बालकों के साथ स्नेह और बहुत ही सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपके अंदर इतना विवेक और सहनशीलता होनी चाहिए कि बच्चों के साथ आप हर बात को समझने के लिए समय दे पाएं, उनकी बातों को सुने तथा उसके हिसाब से उनको आप उनके साथ में बातचीत करें, सामंजस्य बैठाएं।
शिक्षक और बालक को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण और सत्य की खोज करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप एक शिक्षक के रूप में अगर आप खुद अपनी शिक्षा के माध्यम से या अपने धर्म की आप चीज़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप फिर बच्चों को उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तो अर्थात कि जब भी आप शिक्षक के रूप में कार्य करें, तो आपको जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं, वो आपको आचरण करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी संस्कृति का सम्मान करना बताना चाहते हैं, तो आपको भी उस संस्कृति का सम्मान करने वाला होना चाहिए, तब जाके बच्चे भी आपको देखकर सीखते हैं या आपकी बताई गई बातों का वो अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की। जी हाँ दोस्तों, जिस विश्वविद्यालय यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, आरंभ में यह एक आश्रम था। बाद में वो आगे चल के आपका शांति निकेतन बना और फिर आगे चल के वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। पूरे विश्व में इसकी जय जयकार हुई। यहाँ से कई सारे कलाकार, कई सारे जो शिक्षाविद है वो आगे चल के यहाँ से ही आपके निकले। तो आइए समझ लेते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय किस तरह से अस्तित्व में आया। तो समझते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्व भारती विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की, तो हम देखते हैं कि सन 1862 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आध्यात्मिक साधना के लिए, जी हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक साधना के लिए इनके पिताजी ने, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, बंगाल से बोलपुर के पास यानी कि बोलपुर नामक स्थान पर कोलकाता से लगभग 100 मील की दूरी पर और जो शहर के कोलाहल से दूर एक शांत प्राकृतिक माहौल रहा, वहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक आश्रम की स्थापना की। और ये जो आश्रम था वही आगे चलकर सन 1908 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिसे शांति निकेतन विद्यालय के रूप में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सन 1908 में यही विद्यालय जो है आगे चल के आपका जो है शांति निकेतन विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। इस विद्यालय को स्थापित करने के पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मन में जो विचार थे वो ये थे कि वो एक ऐसे आदर्श विद्यालय के रूप में एक शांति निकेतन को स्थापित करना चाहते थे, या फिर अपने आश्रम को एक विद्यालय के रूप में बदलना चाहते थे, जहाँ का वातावरण ऐसा हो जो कि घर और मंदिर दोनों का आभास आपको एक साथ करवाए। जहाँ जो शिक्षण की प्रक्रिया हो एक उपासना के रूप में हो, एक ऐसी प्रक्रिया हो जो साधना जैसी हो, जहाँ बच्चे आए तो शिक्षा उनके जीवन का एक अंग बन जाए, वो जहाँ पर आके बच्चों के चरित्र का निर्माण हो, साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो कला है या कला के प्रति जो प्रेम है उसको विकसित किया जा सके, बच्चों के अंदर ऐसे कौशल विकसित किए जा सकें जो आगे चल के उनके जीवन में उनको कार्य में आगे काम आने वाले हैं। शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य, अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा शांति निकेतन स्थापना जो की गई उसका क्या उद्देश्य था, तो यह स्थान नगर के सभी आकर्षण तथा विकृतियों से दूर था और जहां वातावरण एक पवित्र जीवन की स्मृति से व्याप्त था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की कि इस विद्यालय को स्थापित करने के पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का यह उद्देश्य था कि एक ऐसे आदर्श विद्यालय का निर्माण किया जाए जहां पर बच्चे सारी जो सांसारिक जो भटकाव है, जो सांसारिक जो समस्याएं हैं उससे दूर हों, कोलाहल से दूर हों तथा पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों को विकसित कर पाएं, अपनी कलाओं को, अपने अंदर छुपी प्रतिभा को विकसित कर पाएं। तो ये स्थान जो है शहर के सभी आकर्षणों से दूर, सभी प्रकार की समस्याओं से दूर था। शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य बालक को जहाँ एक ऐसी शिक्षा दी जा सके जो प्रकृति से विलग ना हो और बच्चे परिवार के वातावरण का अनुभव कर सकें। जी हाँ दोस्तों, शांति निकेतन के उद्देश्य में ये बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि शांति निकेतन एक विद्यालय के रूप में एक ऐसा स्थान था जहाँ बच्चे अपने घर और एक मंदिर दोनों का आभास एक साथ करते थे। अर्थात कि उनको परिवार में जिस प्रकार का स्नेह और प्रेम मिलता था वो वहाँ के शिक्षक गणों से और उनके सहपाठियों से भी मिलता था। साथ ही साथ आध्यात्मिक और व्यावसायिक शिक्षा के रूप में जो चीज़ें उनको सिखाई जाती थी वो कहीं ना कहीं चल के उनको आगे चल के उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करती थी, जहाँ बालक स्वतंत्र और पारस्परिक विश्वास और उल्लास का अनुभव करे। जी हाँ दोस्तों, शांति निकेतन में बच्चे हमेशा खुश रहते थे, उनको ऐसा वातावरण दिया जाता था कि वो खुशी खुशी चीज़ों को करने में आनंद लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करते थे। बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना, यहाँ के सभी छात्रों को अपना कार्य स्वयं करने की प्रेरणा दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर ज़्यादातर कार्य बच्चे स्वतः ही करते थे और इन कार्य को करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाता था।
अब देखते हैं जैसे यहाँ की अगर एक हम लोग दिनचर्या के बारे में बात करें तो विद्यालय में विशेष रूप से प्रातः 5 बजे से सुबह का से कार्य आरंभ हो जाता था। यानी कि इनका दिन जो है हम बात करें तो शांति निकेतन विद्यालय में जो बच्चों का दिनचर्या होती थी वो सुबह 5 बजे से ही आरंभ हो जाता था और 6:30 बजे तक यानी सुबह के 6:30 बजे तक सफाई का काम समाप्त हो जाने के पश्चात 2 घंटे अध्ययन का कार्य चलता था। अर्थात कि सुबह 5 बजे उठकर 6:30 बजे तक साफ सफाई का काम करते थे सारे बच्चे और उसके बाद 2 घंटे का जो है उनका एक छोटा-सा क्लास होता था, एक कक्षा लगती थी जहाँ पे बच्चे फिर पढ़ाई का कार्य करते थे। दोपहर को मध्य अवकाश हो जाता था। उसके पश्चात भारतीय नृत्य, संगीत, शारीरिक व्यायाम, खेल-कूद आदि की व्यवस्था थी। अर्थात कि यहाँ पर टाइम टेबल के हिसाब से एक समय सारणी के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित किया जाता था। शिक्षक और छात्रों के बीच में बड़े मधुर संबंध थे। अर्थात कि जैसा कि हमने बताया कि इस विद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य ही यही था कि बच्चे जो है अपने घर का जैसा माहौल महसूस करें, स्नेहपूर्ण माहौल को महसूस करें और वहाँ पे सीखें। अब बात करते हैं जो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ उसके बारे में। तो 23 सितंबर सन 1918 को मुक्त शिक्षा संस्थान शांति निकेतन को राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिणित कर उसका नाम विश्व भारती रखा गया। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान दें, आपकी परीक्षाओं में आता है तो इस चीज़ को जरूर यहाँ पे लिखें कि भाई कब ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया, कब से ये विश्व भारती बन गया। तो 23 सितंबर सन 1918 को। और इसके कारकों में उस समय रविन्द्रनाथ के समक्ष निम्न 4 उद्देश्य शामिल थे। यानी कि जब विश्व भारती विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया तो उन्होंने कुछ उद्देश्य निश्चित किए और वो इस प्रकार से कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति का केंद्र है। अर्थात कि बच्चे यहाँ पर आके भारतीय संस्कृति से परिचित हो, भारतीय संस्कृति के बारे में जानें, भारतीय संस्कृति के बारे में जो नई नई चीज़ें होती हैं या जो चीज़ें बच्चों को कहीं नहीं पढ़ने को मिलती, सीखने को मिलती, बच्चे उन सारी चीज़ों से विश्व भारती विश्वविद्यालय में आकर सीख पाएँ। पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र, पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी की जो अच्छी बातें, जो शिक्षा है, जो दर्शन शास्त्र है, उन सारी चीज़ों को भी बच्चे यहाँ पे आके सीख सकते थे, अध्ययन कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का केंद्र, अर्थात कि बच्चे यहाँ पर आके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाली घटनाओं, समसामयिक घटनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ें जो हमें हमारे जीवन में फ़ायदा देती हैं, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में बेहतर करती है, रोजगार के अवसर ज़्यादा प्रदान करती हैं, इन सारी चीज़ों से हमको अवगत कराना तथा उनके अध्ययन का केंद्र था। विश्व भारती विश्वविद्यालय ग्राम पुनर्निर्माण का भी केंद्र था। अर्थात कि ग्रामीण स्तर पर बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जो चीजें चाहिए तथा ग्रामीण जो जीवन है उसको पुनः से संचालित करने के लिए तथा पुनर्जीवित करने के लिए, बच्चों के अंदर उत्साह भरने के लिए जो चीजें करनी चाहिए, ग्रामीण हस्तशिल्प कला को जीवित करने के लिए जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती थी बच्चों को। हस्तकला, लेखन कला, संगीत कला, नृत्य, ये सारी चीज़ें, व्यायाम, सारी चीज़ों को सिखाया जाता था, उनको अध्ययन कराया जाता था। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो कि जब भी आपकी परीक्षाओं में आए तो आपको इस तरह से ही पॉइंट्स में लिखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अभी क्लियर हो गई होंगी और अब ये सारे टॉपिक जो मैंने बताने का प्रयास करे, अगर आप इनको इस तरह से भी आप अगर अपने एग्जाम में लिखते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे अंक के साथ पास होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो कि मैंने अपना जो पूरा प्रयास किया है और बात बताने का प्रयास किया, अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।